हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सबसे पहले तो आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर मैं मनोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आपके अपने जो सपने हैं उसको पूरा करने में हमारी जो क्लास है कला संस्कृति की, वो क्लास काफ़ी योगदान दे रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग कला संस्कृति में एक नया टॉपिक प्राचीन काल में यानी कि प्राचीन भारत में मूर्ति कला के विकास पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि पाषाण काल से लेकर के प्राचीन काल के अंत तक विभिन्न प्रकार की मूर्ति कला की जो शैलियां हैं उनका विकास कैसे हुआ था, किस प्रकार से हुआ था और कौन कौन सी मूर्तियां किस किस कालखंड में विकसित हुई थी, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर चाहें तो बेहतर होगा कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन आप लोग कर दें, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक ये क्लास अच्छे कंटेंट के साथ मिल सके। क्योंकि आप लोगों के जो मैसेज और मेल, तमाम तरह की चीज़ें हम लोगों तक पहुंच रही हैं, उससे रियली में अंदर बहुत खुशी मिलती है कि क्लास आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो उद्देश्य है दोस्तों वो यही है कि मैं आप लोगों तक वो कंटेंट, वो प्रेजेंटेशन, वो सारी चीज़ें मैं आपको दे सकूं जिसकी आपको रियली में बहुत ज़रूरत है। कला संस्कृति को लेकर के स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहता है कि एक ही किताब है जो आप सब लोग जानते हैं कि उसको पढ़ने से काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, लेकिन मैंने जो आपको क्लास प्रोवाइड कराई है उसका डायमेंशन इतना विस्तृत है कि आप प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा सभी प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। और तो और अगर आप लोगों का हिस्ट्री ऑप्शनल भी है तो भी इस क्लास से आपका पूरा का पूरा लेक्चर तैयार हो जाएगा कला संस्कृति का, जिसके अधिकांश क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए बिल्कुल चिंता मत कीजिए कि आप लोग प्रॉपर पूरा विश्वास करके इस क्लास को कवर करिए, सारे नोट्स बनाइए। कई बच्चों ने तो मुझे अपने नोट्स जो लिख रहे हैं उसको बना करके मेरे पास सेंड किया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोग नोट्स बना रहे हैं। ठीक है? तो चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में मूर्ति कला, ठीक है, ये यानी कि मूर्ति कला आपकी कहा जाए कि कला संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था। जो विभिन्न कलाकार जो हैं, जो बनाने वाले थे, उनके कलाकारों के मनोभावों को प्रदर्शित करता है, साथ के साथ हमारी जो कौशल क्षमता है उसको प्रदर्शित करता है, इतिहास के विभिन्न स्रोतों की जानकारी देता है, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और वैज्ञानिक पक्ष को पूरी तरीके से स्पष्ट करता है, धार्मिक पक्ष को विशेष तौर पर स्पष्ट करता है। ठीक है? ये मैंने कल की क्लास में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से बताया था। आज हम इसमें मूर्ति कला के जो विभिन्न पक्ष हैं, विकास है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना? सबसे पहले अगर हम बात करें तो भारत में मूर्ति कला, जो भारत के प्राचीन भारत में जो आपका इतिहास के विभिन्न कालखंड हैं वहां से देखेंगे तो मूर्ति कला पाषाण काल से शुरू होती है और ताम्रपाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल, बुद्ध या महाजनपद युग, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, इन सभी कालों में प्रॉपर तरीके से चलती रहती है। एक निरंतरता है। और मैंने कला संस्कृति के बारे में आपसे कहा भी था दोस्तों कि कला संस्कृति एक निरंतर चलने वाली एक परंपरा है। खासकर जो संस्कृति है, कला तो है ही, संस्कृति भी एक परंपरा है जो चलती रहती है। कला उसमें अलग अलग कालखंड में लोगों के विभिन्न प्रकार के कौशल को प्रदर्शित करती हुई चलती है। ठीक है? तो ये सभी कालखंडों में चली है और हम इनमें सभी कालखंडों में जो कुछ भी विकास हुआ है उसको हम लोग देख करके चलेंगे। इनमें से एक जो काल है, ध्यान रखिएगा, जिसे हम मौर्योत्तर काल कहते हैं। इतिहास में इसे कुछ लोगों ने अंध युग भी कहा है, अंधकार का युग भी कहा है, लेकिन अगर हम इस काल को देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से भी और कला संस्कृति के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि एक स्वर्णिम काल है। और मौर्योत्तर काल जो है ये मूर्ति कला का स्वर्ण युग कहलाता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, जिन लोगों ने पढ़ रखा है वो याद रख लीजिएगा, स्वर्ण युग कहलाता है मूर्ति कला का।
विशेष तौर पर, क्योंकि इस पीरियड में मूर्ति कला के विभिन्न रूप यहां प्रदर्शित हुए थे, जिनमें आप लोग जानते हैं आपका गांधार है, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला, ये 3 रूप इस पीरियड में विकसित हुए थे और इतने बेहतरीन कला के रूप विकसित हुए हैं, इतने उच्च कोटि के हैं, इतने कहा जाए कि कलात्मक दृष्टिकोण से इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप इनको संजो करके रखना पसंद करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसकी शुरुआत आपके पाषाण काल से हो जाती है, जब मनुष्य ने पहली बार वानर के रूप में पेड़ों से उतर करके जमीन पर खड़ा होना शुरू किया और उसके बाद ही धीरे धीरे उसके अंदर की जो कलात्मक प्रतिभा है, उसके जो कौशल प्रतिभा है, उसका उसने समय समय पर अपना प्रदर्शन किया है, वो दिखाता रहा है, जो आप विभिन्न प्रकार के पत्थर के औजारों में या उसके द्वारा बनाए गए उपकरणों में आप पाषाण काल से ही देख सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी कालखंड में जो जो मूर्ति कला के रूप विकसित हुए हैं, उनकी खास विशेषता क्या है, उनको हम एक एक करके यहां पर देखते हैं। ठीक है, तो आपका यहां से प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा का दोनों प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे कि प्राचीन काल में मूर्ति कला के विकास पर एक टिप्पणी लिखिए, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और किस किस कालखंड में कौन कौन सी मूर्तियों का विकास हुआ, उन मूर्तियों की विशेषताएं क्या थी, खास चीज क्या थी, उस पर भी आप पूरा प्रश्न लिख सकते हैं और प्रारंभिक परीक्षा का भी आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें सबसे पहले आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा। जो लोग रियली में चाहते हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करके आगे बढ़ें और सफलता अर्जित करें, तो उन लोगों के लिए एक विशेष सूचना है। सूचना क्या, बल्कि कहा जाए कि एक अनिवार्य रूप से एक व्यवस्था है। 2025 और 2026 के लिए मार्च का सेकंड बैच स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका शुरू हो रहा है। और दोस्तों, यह बैच आपका 20 मार्च से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ या हमारी टीम के साथ प्रॉपर तरीके से एक डिसिप्लिन में रह करके आप तैयारी करें और सफलता को अर्जित करें, तो मैं चाहूंगा कि इस बैच को अभी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जितना जल्दी बैच ज्वाइन करेंगे, समझ लीजिए कि आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में अपीयर होने से पहले 2025 या 2026 में अपीयर होने से पहले अगर आप अपना पूरा सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो आपको इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। और हमारी रणनीति उसी बिहाफ पर है। और आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज एक और ध्यान रखिएगा कि एक्चुअल फीस जो 70,000 है, वो आपका MK लाइव कोड यूज करने के बाद ये फीस मात्र 23,999 रुपए हो जाएगी। जबकि अभी पिछले कुछ दिन पहले जो थी ये फीस 24,999 रुपए थी। 1,000 रुपए इसमें और ज्यादा डिस्काउंट हो गया, मात्र 24,000 रुपए, पूरे 2 साल का कोर्स। इसमें आपको 4 स्टेज में आपको पूरे के पूरे डिस्कशन किया जाएगा, पूरी क्लासेस मिलेंगी। फाउंडेशन फेज सोचिएगा, अप्रैल तक आपका फाउंडेशन चलेगा, अप्रैल 2025 तक 13 महीने का कोर्स होगा ये। फिर उसके बाद प्री की सेपरेट क्लास, मेंस का मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, इंटरव्यू का अलग से है और इनके लिए अलग से कोई फीस नहीं है। सिर्फ एक ही फीस है, मात्र 1,000 रुपए महीने के हिसाब से 2 साल का पूरा कोर्स, यानी 24,000 रुपए। ठीक है, इसमें अलग अलग सारी कोर्सेज, सारी क्लासेस घर बैठे बेहतरीन फैकल्टीज के साथ में बेहतरीन आपको मेंटरशिप मिलेगी, यानी एक मेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। मेरा पर्सनल गाइडेंस तो इसमें आपका रहेगा अगर आप लोग MK लाइव कोड यूज करेंगे तो, अगर मुझे पसंद करते हैं तो। ठीक है, तो वो तो रहेगा। नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, आंसर राइटिंग है, CSET की क्लास है, करंट अफेयर्स की सेपरेट क्लास है, हिंदी इंग्लिश की मेंस के लिए क्लासेस हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतने अमाउंट में सारी चीजें आप लोगों को मिल जानी है, और वो भी एक क्लास। उसी के लिए लाखों रुपया क्यों खर्च करना है, जब वही चीजें घर बैठ करके आपको आराम से मिल सकती हो और पर्सनल गाइडेंस के साथ मिल सकती हो। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। और दोस्तों, बाकी MK लाइव कोड यूज करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चाहे आप बुक्स परचेज कीजिए, NCERT कोर्स परचेज कीजिए, आपका SIP का कोर्स परचेज कीजिए, या ऑप्शनल का पेपर परचेज कीजिए, या स्टेट PCS का, या फिर UPSC का फाउंडेशन कोर्स। कोई भी कोर्स परचेज करेंगे, MK लाइव कोड यूज करेंगे, तो आपको अच्छा खासा इसमें
डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को जिन लोगों ने अभी ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। जो हमारी क्लास है वो आपका पीडीएफ आपको वहां मिलता रहेगा। बाकी मुझे इंस्टाग्राम, मेल और टेलीग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं और उसको कनेक्ट भी हो सकते हैं उससे, ठीक है ना। और ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है जिसके थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले कि प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास कैसे हुआ। तो पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल दोनों, जिसको हम कुल मिलाकर के हम पाषाण काल कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पाषाण काल में हमारा स्टार्टिंग से ही मनुष्य ने हमारी मूर्ति कला की विकास की प्रक्रिया यहां से शुरू होती है कि विकास की प्रक्रिया यहां से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि मनुष्य काफी क्रिएटिव था, स्किल्ड था। उसने अपने स्किल को कहा जाए कि डेवलप किया, क्रिएटिवनेस को उसने दर्शाने की कोशिश की, सारी चीजें की। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस काल में प्रॉपर तरीके से कोई मूर्ति मिली हो, प्रॉपर तरीके से कोई चीज हो, वो ऐसा नहीं है। ध्यान रखना, अगर हम यहां पर सिंपल सा पाषाण काल में, टिपिकल पाषाण काल की हम बात करें, जिसमें हम पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करें, धातु युग से पहले। पाषाण काल बोले तो जब कोई धातु मिली थी, धातु युग से पूर्व। ये जो पाषाण काल है दोस्तों, ये मनुष्य का पत्थर के उपयोग का काल है। कैसा है? पत्थरों के उपयोग का काल, के उपयोग को बढ़ावा दिया और इसमें उसने मूलतः उपकरण या औजार इसने बनाए थे। तो उन्होंने यहां पर उपकरण और औजार यहां विकसित किए थे। लेकिन इस काल में उन्होंने मूर्ति कला का जो विकास किया है वो जरूर ध्यान रखिएगा। इस पीरियड में जो मूर्ति कला है दोस्तों, मूर्ति कला, इसका एक नमूना यहां पर हमको प्राप्त हुआ है और वो है आपका लोहदा नाला क्षेत्र में, लोहदा नाला, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश। वहां से हमें अस्थि निर्मित एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है। अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति हमको मिली है यहां से, एक नमूना। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मूर्ति कला के विकास की प्रक्रिया यहां से शुरू हुई। पाषाण युग में जो धातु काल से पहले का युग है, वहां पर पत्थरों के उपयोग शुरू किया गया, उनके पत्थर के उपकरण और औजार बनाए गए, लेकिन कोई मूर्ति नहीं बनाई गई। जो मूर्ति कला का पहला नमूना मिला है वो लोहदा नाला, बेलन घाटी, यूपी प्रतापगढ़ के पास, मिर्जापुर के पास जो है, वहां से मिली है अस्थि निर्मित मातृ देवी की मूर्ति। और कहा जाता है कि यह हमारी सबसे प्राचीन, ध्यान रखना, सबसे प्राचीन मूर्ति का नमूना है। मूर्ति का क्या है? साक्ष्य है पाषाण काल का, सबसे प्राचीन। तो यहां पर हम आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए तो ताम्रपाषाण में भी, अगर यहां हम ताम्रपाषाण की बात करें तो इसके बाद जब धातु युग शुरू हुआ तो आप अच्छे से जानते हैं कि धातु युग में सबसे पहले तांबे की धातु का खोज हुआ, उसकी डिस्कवरी हुई, उसका उपयोग हुआ ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद, यानी कि तांबा धातु की खोज हुई। और इस युग में मूर्ति कला पहले से ज्यादा विकसित हुई, पहले से ज्यादा विकसित, ज्यादा स्पष्ट एवं विकसित हुई, विकसित हुई। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तांबा का युग है इस पीरियड में। और यहां से हमें अनेक प्रकार के मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। खासकर मूर्तियां किसकी हैं? विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, धातु की बनी हुई। और ये ध्यान रखना, ये कैसी हैं? धातु निर्मित हैं, पत्थर या अस्थि की नहीं है, धातु निर्मित मूर्तियां हैं।
पशु पक्षियों की मूर्तियां। इनमें देखेंगे कौन कौन से हैं, इनके एग्जाम्पल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। हाथी की मूर्ति है, हाथी के कुछ एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना। हाथी के हैं, बैल के हैं, रथ है जो बना हुआ है, रथ चलाते हुए, घोड़ा गाड़ी टाइप की, बैलगाड़ी टाइप की, वो चलाते हुए हैं। ये सब हमको यहां से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और इसके जो साक्ष्य हैं, ध्यान रखना, जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं? दैमाबाद, एक ऐसा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल भी है और यह समझ लीजिए कि ताम्रपाषाण युग का भी स्थल है, ताम्रपाषाणिक संस्कृति का भी स्थल है दैमाबाद, और आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल भी माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं तो आराम से इसको देखा जा सकता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो वो है आपके सिंधु घाटी की सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। भारत की पहली, ध्यान रखना, भारत की पहली, और भारत की ही नहीं बल्कि कहा जाता है विश्व की भी पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, भारत और विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु नदी घाटी के आसपास में विकसित हुई थी। हालांकि बाद में जाकर के वह गंगा नदी के क्षेत्र में, गुजरात में, राजस्थान में, और चले जाइए तो आपके महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये काफी विस्तृत होती चली गई, ठीक है ना। और यहां पर आकर के मूर्ति कला इस पीरियड में, ध्यान रखना, पूरी तरीके से, पूरी तरह विकसित हो गई। इस काल में मूर्ति कला पूरी तरह विकसित हो गई थी, पूरी तरीके से। यानी कि जो रूप हम देखना चाहते हैं वो सभी रूप हमको यहां पर दिखाई दिए हैं, सभी प्रकार के। यहां से हमें 3 प्रकार की मूर्तियों की जानकारी मिलती है, धातु की मूर्तियां, पाषाण की मूर्तियां और मृण मूर्तियां। यानी कि मिट्टी की बनी हुई, पाषाण यानी पत्थर की बनी हुई, और धातु की यानी कि कांसे की निर्मित मूर्तियां हमको यहां से प्राप्त होती हैं। ध्यान रखना, तीनों प्रकार की हमको मूर्तियां प्राप्त होती हैं। इसका मतलब है कि इस पीरियड में, ध्यान रखना, इस पूरे पीरियड में आपकी जो तकनीकी व्यवस्था है, तकनीकी व्यवस्था पूरी तरह विकसित है। अगर तकनीक अच्छी नहीं है तो फिर कोई भी चीज उतनी अच्छी विकसित हो ही नहीं सकती। इसका मतलब पूरी तरह विकसित है और यह तकनीकी प्रगति को दर्शाता है, और तकनीकी प्रगति ही नगरीय जीवन का आधार होती है। जितना अच्छा नगरीय जीवन होगा, जितनी अच्छी तकनीक होगी, उतनी अच्छी व्यवस्था, उतनी अच्छी सभ्यता का निर्माण भी होगा, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं यहां पर क्या कंडीशन है। इनमें अगर हम बात करें सबसे पहले, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पाषाण काल में आपकी पत्थर की, वो पाषाण काल क्यों, पाषाण मूर्तियों में सबसे पहले जो सबसे स्पष्ट मूर्ति है वो है आपकी मोहनजोदड़ो की प्राप्त एक मूर्ति है। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति है, ठीक है ना, धातु की, वो सॉरी पत्थर की बनी हुई एक साधु की मूर्ति है। और ऐसी एक मूर्तियां नहीं है बल्कि कई सारी मूर्तियां हैं। ये रही, ये साधु की एक मूर्ति है, ऐसा लग रहा है जैसे योग कर रहा हो, ठीक ना, एक साधु की मूर्ति। उस पर खास बात क्या है कि तिपतिया वस्त्र हैं, तिपतिया वस्त्र का किया गया। ये 3 पत्ती वाले बने हुए इस तरीके के वस्त्र बनाए गए, यानी कि सॉल ओढ़े हुए उस तरीके का। और यानी कि तिपतिया वस्त्र जो है इनकी तकनीक क्षमता को दर्शाता है, तकनीक क्षमता, यानी कि उनकी कलात्मकता, ठीक है ना, कपड़ों पर रंग करना, रंग करना, कपड़ों पर डिजाइन बनाना, डिजाइन बनाने की कला को प्रदर्शित करता है।
वरना पत्थर पर अगर किसी चीज को बनाया गया है तो इसका मतलब है कि आपके साधारण जीवन में भी वो उसी तरीके से कहीं ना कहीं तो चल रहा होगा, तभी तो आप इसका उपयोग कर पा रहे हैं, तभी तो इसको आप विकसित कर पा रहे हैं, है कि नहीं? तो ये कंडीशन आपकी है। तो इसका मतलब है कि इस समय के लोग तकनीकी रूप से काफी सक्षम हो चुके थे, कपड़ों पर डिजाइन बनाना सीख चुके थे, कपड़ों पर रंग रोगन करना सीख चुके थे, ठीक है ना? और पहनने ओढ़ने का एक स्टाइल है, एक डिजाइन है जो उनके सभ्यता के प्रदर्शन को दर्शाता है। ये समझ लीजिए किस तरीके से उसको ओढ़ना है, किस तरीके से उसको पहनना है। अब आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसी तरीके की आपकी साधु कुछ अन्य मूर्तियां जो हैं, हड़प्पा से पत्थर की कुछ अन्य मूर्तियां भी मिली हैं। आपकी पाषाण मूर्तियां, पाषाण, ठीक है ना? और ये मूर्तियां जो हैं लाल बलुआ पत्थर की हैं, लाल बलुआ पत्थर है, ठीक है ना? ध्यान रखना। कुछ कुछ जो है आपकी सेल खड़ी की बनी भी है, सेल खड़ी भी इसी तरह का एक सॉफ्ट स्टोन होता है, सॉफ्ट मार्बल की तरह उसकी बनी हुई है, ठीक है ना? अब ये जो मूर्तियां मिली हैं ये तो है ही। इसके अतिरिक्त अगर आप कुछ और मूर्तियों के बारे में चर्चा करेंगे तो इसी पीरियड में पत्थर की बनी हुई कुछ स्पेशल जानवरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई हैं, जानवरों की भी मूर्तियां प्राप्त हैं। साधु की मूर्ति, तो जानवरों की भी यहां से कुछ मूर्तियां मिली हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट देखेंगे तो यहां से हम देख सकते हैं साधु, इनके अलावा यह है एक भेड़ा की मूर्ति, यानी कि एक बड़ा सा भेड़ का जो मेल वर्जन होता है जिसे हम भेड़ा कहते हैं, भेड़ा की मूर्ति मिली है हमको। यहां से कुछ जो मूर्तियां मिली हैं वो है हाथी की, हाथी की मूर्तियां मिली हैं, ठीक है ना? ये हमको कुछ मूर्तियां इसमें मिली हैं। कुछ कंडीशन यह है, कुछ विशेष मूर्तियां भी हैं, ध्यान रखना। यहां पर कुछ विशेष मूर्तियां भी मिली हैं, मूर्तियां ध्यान रखना, पत्थर की, पाषाण की कुछ विशेष मूर्तियां जो दो भिन्न भिन्न जानवरों की मिश्रित हैं। मिश्रित हैं यानी कि दो अलग अलग जानवरों के जो शरीर हैं उनको मिला दिया गया है, यानी कि सिर हाथी का और जो शरीर है वो भेड़ा का, यानी कि शरीर यानी कि धड़ किसका है? ये भेड़ का है, और जो सिर है वो हाथी का है। इस तरीके से भी कुछ मूर्तियां मिली हैं मिश्रित प्रकार की, ये भी पत्थर की ही बनी हुई हैं इस पीरियड में। क्लियर है? इसके बाद हम बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कुछ मूर्तियां जो हैं आपकी, ये आपकी कुछ मृण मूर्तियां भी हैं और कुछ आपकी धातु मूर्तियां भी हैं इस काल में। ये मृण मूर्तियां हैं, मृण मूर्तियां, और मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की बनी हुई। और सबसे बेहतरीन उदाहरण है मातृ देवी की मूर्ति, और मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली। तो सभी जगह से हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है एविडेंस आपका ये मातृ देवी की मूर्ति का है, मृण मूर्तियों में, ठीक है ना? लगभग सभी स्थलों से प्राप्त हुई हैं, सभी स्थलों से। इन्हीं को हम टेराकोटा फिगर भी कहते हैं। मृण मूर्तियों को अगर हम कहें तो क्या कहते हैं? कहीं कहीं पर लिखा रहता है टेराकोटा, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए टेराकोटा मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई हैं और किस देवी देवता से संबंधित हैं। ये रही खास बात। क्या है कि ये मूर्तियां बनी कैसे हैं तकनीकी दृष्टिकोण से? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये मूर्तियां जो है आपकी पेंचिंग विधि से निर्मित है, पेंचिंग विधि से निर्मित है। यह एक टेक्नोलॉजी है। पेंचिंग विधि क्या होता है?
आपने कभी घर में मिट्टी को या आटे को या किसी चीज को देखा होगा, उससे आपने बहुत सारे खिलौने बनाने की कोशिश की होगी बचपन में। आखिर उसके विभिन्न प्रकार के जो शरीर के अंग होते हैं या कोई भी पार्ट बनाते हैं, उसको आप जोड़ते कैसे हो? तो पेंचिंग विधि का मतलब होता है कि उसके अंदर उसको पिन के माध्यम से उसको अटैच कर दिया जाता है, यानी कि नुकीली कील निकाली जाती है और उसमें उसको अटैच कर दिया जाता है, जिससे कि चीज जो है उसके हाथ में आराम से जुड़ी रहे, छूटे नहीं, टूटे नहीं। पेंचिंग विधि यानी कि उसको फिर बाद में आराम से उसको पूरा अटैच कर दिया जाता है। जैसे हम यहां से उसके हाथ को जोड़े तो यहां पे एक कील लगा करके उसको सेट कर दिया जाएगा, इस तरीके से यूं पिंच कर देना। तो ये पिंचिंग विधि जैसे इसको हम उपयोग करते हैं, तो इस तकनीक का इसमें विशेष तौर पर उपयोग किया गया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा एवरीबॉडी। तो ये टेराकोटा की फिगर है। दूसरी तरफ है आपकी धातु की मूर्तियां। ये आपकी धातु यानी कि कांसे की मूर्तियां हैं, कांसे की मूर्ति है। ये एक नर्तकी की मूर्ति है। कैसी है? नर्तकी की मूर्ति जो कहा जाता है, धातु की कांसे की बनी हुई। अनेक मूर्तियां मिली हैं, लेकिन सबसे बेहतरीन उदाहरण है ये। मूर्तियां तो बहुत सारी मिली हैं, सबसे बेहतरीन उदाहरण ये रहा। ठीक है ना, ध्यान रखना। सबसे बेहतरीन कांसे की मूर्ति बनाने के लिए उन्होंने जो तकनीक इस्तेमाल की थी, तकनीक, उसे हम कहते हैं भ्रष्ट मोम पद्धति। भ्रष्ट मोम पद्धति कहते हैं, या इंग्लिश में कहें तो लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। आज भी इस टेक्नोलॉजी का यूज होता है। कहीं कहीं पर इसका एक बड़ा अच्छा सा नाम लिया जाता है, अगर आपको ध्यान हो तो। बड़ा खतरनाक नाम है इसका, जिसे आप कहते हैं मधुच्छिष्ट। मधुच्छिष्ट विधि। मधुच्छिष्ट बोले तो जो मधुमक्खी, पहले जो मोम होता था, वो मोम किससे बनता था? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वो मोम का बना होता है। तो वो उसको इकट्ठा किया करते थे। ठीक है ना, उसका इकट्ठा करने के बाद उस मोम से पहले गरम करके उसको एक मूर्ति की शेप दी जाती थी, पिघला करके, गरम करके। उससे भ्रष्ट मोम पद्धति या लुप्त मोम पद्धति कहा जाता है। जैसी मूर्ति चाहिए होती थी वैसी ही उससे एक मूर्ति हम बनाते थे, उसी तरह का उसमें डिजाइन रखते थे, जिस तरह की चीज चाहिए। और फिर जब वो सूख जाती थी, उसके ऊपर मिट्टी का लेप चढ़ाया करते थे। यानी पहले इसका इसी तरह का मोम का स्ट्रक्चर बनाया, इसी के ऊपर फिर हमने क्या किया, मिट्टी का एक लेप चढ़ा दिया, गीली मिट्टी का। उसको सुखा लिया, फिर सुखाने के बाद उसको और अच्छे तरीके से कवर कर दिया, प्रॉपर तरीके से। ठीक है ना। अब उसके ऊपर या नीचे की साइड में हमने क्या किया, ऊपर से एक छेद कर दिया। जैसे हम ये मान के चलें कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है अंदर जो है ये मोम का है, और बाकी जो कवर है ये आपके मिट्टी का है जो बाहर बना हुआ है हल्का सा। इसमें ऊपर से कर दिया जाता था छेद, ये इस तरीके से। ठीक है ना। और छेद करने के बाद इस मिट्टी के पूरे सांचे को, जो अंदर मोम का एक ढांचा बना हुआ है, उसको गर्म किया करते थे। गर्म करने के बाद उस छेद से मोम निकल जाता था और अंदर ये इस तरह बड़ा खाली ढांचा बन जाता था। उसके बाद क्या होता था कि कांसे को गर्म करके पिघलाया जाता था, सारी चीजें की जाती थी, और उसी छेद से फिर इसमें क्या कर दिया जाता था, उस कांसे को या तांबे को, जिसकी भी मूर्ति बनानी है, आज भी उसी तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर डाल दिया जाता था और डालने के बाद उसको ठंडा किया जाता था। और ठंडा करने के बाद जो धातु है वो इसी रूप में आ जाती थी। बाद में फिर धीरे धीरे आराम से उसके ऊपर की जो मिट्टी का आवरण है उसे तोड़ दिया जाता था और धातु की मूर्ति निकाल ली जाती थी। फिर उसको आराम से खुरच करके सही शेप दे दिया करते थे। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी प्रॉपर तरीके से, जिसे हम कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्नोलॉजी। तो ये नर्तकी की मूर्ति है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कुछ अन्य मूर्तियां इसी तकनीक से बनी हुई, कुछ अन्य मूर्तियां कालीबंगा से भी मिली हैं। कालीबंगा से क्या क्या मिली है? कालीबंगा राजस्थान में, वहां से मिली है कांसे की बरसव मूर्ति है। कांसे की बरसव यानी कि बैल की मूर्ति है। खरगोश की मूर्ति है।
खरगोश है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका खरगोश के अलावा देखा जाए तो बैल है, बैल की मूर्तियां मिली हैं, कुछ चिड़िया की मूर्तियां मिली हैं, चिड़िया, ये सब आपकी कांसे की बनी हुई है कालीबंगा से। तो ये कुछ एविडेंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या क्या मिले हैं, किस तरीके से हैं। और इन मूर्तियों से आपको पूरी एक चीज साफ साफ पता चलती है कि इनके वस्त्र आभूषण कैसे थे, हाथ में किस तरीके की ये चीजें पहनते थे, चूड़ियां क्या होती थी, इनके सजावट का तरीका क्या होता था। यही सामाजिक रूप पता चलता है, उनके वस्त्र आभूषण से लेकर के पहनना ओढ़ना, ये सारी जो उनके नृत्य कला से लेकर के तमाम सारी चीजें ये दिखाई देना, ये सारी चीजें हमको वहां पर साफ साफ दिखाई देती हैं। इसलिए इनकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये 3 तरह की आपकी मूर्तियां आपको यहां पर मिली हैं। आपने समझ में आ गया, क्लियर, प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना एवरीबॉडी। तो ये है आपके हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त मूर्तियां। क्लियर एवरीबॉडी। अब इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद देख सकते हैं वैदिक काल और महाजनपद काल। वैदिक काल और महाजनपद काल मूर्ति कला का कोई भी आपका पुरातात्विक साक्ष्य हमको नहीं मिला है। पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला, कोई भी पुरातात्विक साक्ष्य नहीं मिला, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस काल में मूर्ति नहीं होगी या मूर्ति कला नहीं होगी। ध्यान रखना, ऐतिहासिक इसके कहा जाए कि साहित्यिक साक्ष्य बहुत हैं, इनके साहित्यिक साक्ष्य हैं, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, कोई एविडेंस हमको नहीं मिला इस दोनों पीरियड का। अब कहोगे सर कैसे कह सकते हो कि इस पीरियड में मूर्ति कला रही होगी? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता इतनी विकसित सभ्यता थी दोस्तों, तो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि यह सभ्यता अचानक नष्ट हो गई होगी तो सारी चीजें नष्ट हो गई हो, ऐसा तो नहीं है। बात समझ गए? इसका मतलब है उस समय के लोग ये कला जानते थे, और ये भी आप अच्छे से जानते कि सिंधु घाटी सभ्यता नष्ट नहीं हुई थी, बल्कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तित हो गई थी। इसका मतलब है कि वहां के लोग वो कला लेकर के ग्रामीण क्षेत्र में चले गए और शहरी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया आर्यों ने। और ये भी नहीं कह सकते कि आर्य इस कला को नहीं जानते थे, तभी तो उन्होंने विभिन्न प्रकार के वेद और तमाम तरह के ग्रंथों में इस तरह की चीजों की चर्चा की है। हालांकि वेदों में मूर्ति पूजा का कोई कंसेप्ट प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता, लेकिन आगे चल करके इस तरह की चीजें हमको साफ साफ दिखाई देती हैं, तो एविडेंस तो है। उसके बाद जैसे ही महाजनपद काल खत्म होता है, मौर्य युग खड़ा होता है, तो मौर्य युग में आप अच्छे से जानते हैं कि मौर्य युग के अंतर्गत अशोक ने मूर्ति कला को किस स्तर पर पहुंचा दिया। उसी समय लोक कला के संदर्भ में भी यक्ष यक्षिणी की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी लोक परंपरा के तहत मूर्तियों का विकास कर रहे थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि अचानक मौर्य युग आते ही गांव के लोग मूर्तिकला कैसे बनाने लगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं परंपरा तो चल रही होगी, वो अलग बात है कि हमें एविडेंस नहीं मिले। तभी तो गांव के लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जो परंपरा चली आई थी ग्रामीण क्षेत्र में, वो परंपरा आगे भी ग्रामीण क्षेत्र में चलती रही और मौर्य युग में लोक कला के रूप में प्रदर्शित हुई। और राजकीय कला के रूप में अशोक ने अपने दरबार में विभिन्न प्रकार के स्तंभों को निर्मित करवाया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, इस साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन परंपरा चल रही थी, ठीक है ना, क्लियर है। इसके बाद देखा जाए तो मौर्य काल में जो मूर्ति कला है, मूर्ति कला लगभग 500 साल बाद, लगभग ध्यान रखना, लगभग 500 वर्षों के बाद, 500 नहीं 1500 वर्षों के बाद पुनः उद्घाटित हुई। मौर्य काल में मूर्ति कला लगभग 1500 सालों के बाद पुनः उद्घाटित हुई,
और ये मौर्य कला जो उद्घाटित हुई वो भी अपने सुव्यवस्थित रूप में उद्घाटित हुई थी, सुव्यवस्थित रूप में उद्घाटित हुई, सुव्यवस्थित रूप में, यानी कि पूरी तरीके से विकसित रूप। अब सोचिएगा कि अचानक कोई परंपरा नहीं है तो कोई भी नई चीज अचानक अपने चरम स्तर पर कैसे पहुंच सकती है। इसका मतलब है परंपरा तो कहीं ना कहीं रही होगी, लेकिन हमें उसका कोई भी स्पष्ट साक्ष्य बीच में नहीं मिला था, ठीक है ना। और इस पीरियड में जो कला है दोस्तों, मौर्य कला, मौर्य काल में मूर्ति कला दो रूपों में हमें दिखाई देती है। एक राजकीय कला के रूप में विभिन्न प्रकार के स्तंभों का निर्माण किया गया, स्तंभ निर्माण जो अशोक ने करवाया था, अशोक के, और दूसरे लोक कला जो आम जीवन में आम लोगों ने इसे विकसित किया था, विकसित किया, स्तंभ निर्माण और ये आपके यक्ष यक्षिणी की मूर्तियों के संदर्भ में, ठीक है ना। तो अब आप समझ सकते हैं किस तरीके से है। तो ये कला आगे जाकर के मौर्य काल में विकसित हुई है। क्लियर। अब मैं सबसे पहले बात करूं तो लोक कला के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लोक कला के संदर्भ में राजकीय कला के तौर पर इसको संरक्षण दिया गया और अशोक ने संपूर्ण भारत में, भारतवर्ष में स्तंभों का निर्माण करवाया, निर्माण करवाया, जो उसके जो निर्माण करवाया यह उसके अशोक के सामाजिक कल्याण, उसकी राजनीति, उसके धर्म, ठीक है ना, को प्रदर्शित करता है। साथ के साथ उसकी उस समय की तकनीकी क्षमता उसको दर्शाता है, तकनीकी क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है, प्रॉपर तरीके से बताता है कि इस काल की तकनीक, इस काल में उसके विचार सर्वकालिक हैं। उसकी तकनीक इतने उच्च कोटि की है कि आज भी इन पत्थरों पर जो लगी हुई पॉलिश है उसके लिए वैज्ञानिक आज भी सोच में हैं कि आखिर कौन सी और किस तरह की पॉलिश की गई जो आज तक इस पर क्षरण नहीं हुआ, जबकि खुले में ये स्तंभ, ये सारी चीजें पड़ी रही। अब आप देख सकते हैं उनके नमूने, ये खुले में लगाए गए हैं। उसके सोचिए भव्य साम्राज्य के प्रतीक हैं, उसके महान सम्राट होने के प्रतीक हैं, उसके साम्राज्य के स्वस्थ होने के प्रतीक हैं, चारों दिशाओं में उसको भव्यता को प्रदर्शित करने के प्रतीक हैं। यानी कि उसकी सोच विचार का ही प्रदर्शन नहीं बल्कि तकनीकी और कलात्मक क्षमता का भी प्रदर्शन है उसका। और ऐसे स्तंभ जो हैं सैकड़ों मिले हैं, हर जगह से मिले हैं। ये जो प्रतीक है यह है आपका सारनाथ का सिंह स्तंभ, ठीक है ना। यह है आपका विदिशा का, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ये आपके बनाए गए इसमें। लेकिन एक चीज यहां पर और समझिएगा कि ये नमूने बेहतरीन हैं। अचानक अशोक को ये कहां से प्राप्त हुए, किस तरीके से प्राप्त हुए, इसके बारे में आपको मैं बता दूं। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अशोक को स्तंभ निर्माण की जो परंपरा है, अशोक की स्तंभ निर्माण की जो परंपरा है, ये उसको ईरानी या हखामनी कहते हैं, हखामनी शासक डेरियस से प्रेरित है। हखामनी शासक डेरियस से प्रेरित है, यानी कि ईरान के शासक ने अपने क्षेत्र में, सिंध के क्षेत्र में और अपने पूरे ईरान के साम्राज्य में, फारस में विभिन्न प्रकार के स्तंभों का निर्माण करवाया था।
और वहीं से अशोक को इस प्रकार की प्रेरणा मिली थी। ठीक है ना, यह स्तंभ निर्माण की प्रेरणा है। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था उसके धम्म का प्रचार करना, धम्म का प्रचार प्रसार। ठीक है ना, धम्म का प्रचार प्रसार, यानी कि इसके माध्यम से अपने विचारों को जनता तक पहुंचाना और अपने भव्यता, अपने सौंदर्य, अपनी कलात्मकता, अपनी वैज्ञानिक क्षमता, तकनीकी क्षमता, उन सब को भी दर्शाना पीढ़ियों के लिए। ठीक है ना, यह कंडीशन थी। इसीलिए उसने इन सभी को संपूर्ण साम्राज्य में निर्मित करवाया था, संपूर्ण साम्राज्य में इनको स्थापित करवाया। संपूर्ण साम्राज्य में स्थापित करवाया, कोई समस्या इसमें नहीं है। लेकिन बात आती है कि आखिर ये निर्मित हुए कैसे। तो इन पर खासी बात, सबसे बड़ी चीज ये थी कि इन पर, इन स्तंभों पर अशोक ने अपने लेख लिखवाए थे, लिखवाए। और यही क्या थे? धम्म का संदेश था। और धम्म को, अशोक के धम्म को आप लोग गलती से भी बौद्ध धर्म मत समझ लेना। धम्म का मतलब है धर्म। एक राजा का धर्म क्या है? और राजा का धर्म है सभी धर्मों की अच्छी बातों को समेटना और जनता के कल्याण के लिए कार्य करना। तो अशोक का धर्म भी वही है, साम्राज्य की जनता जो है, दुनिया है, समाज है, उनके कल्याण के लिए अपने जो विचार हैं उनको प्रदर्शित करता है। कियमचु धम्मे, धम्म क्या है? धम्म है दूसरों का कल्याण करना, हिंसा न करना, बड़ों का सम्मान करना, गुरुओं का सम्मान करना। ठीक है ना, जो भिक्षु हैं, जो साधु हैं, उनको दान देना, ब्राह्मणों को दान देना। ठीक है ना, ये जो सारी चीजें हैं, अच्छी बातें जो सभी धर्मों हैं, उनका सार है अशोक के धम्म में। हालांकि मेरा उद्देश्य धम्म पढ़ाने का नहीं है, लेकिन मैं मूर्ति कला के संदर्भ में इसकी बात करने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें क्या है। अब बात आती है कि आखिर इसका हकामनी शासक से अंतर क्या है और विरोध क्या है, मतलब समानता क्या है और हकामनी और भारत के अशोक की तुलना करना। आखिर इन दोनों के बीच में तुलना में हमको देखना है कि आखिर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस के तौर पर देखें तो ये है आपके हकामनी शासक के पिलर्स और ये है अशोक के स्तंभ। अशोक का बल्लवी का स्तंभ है, ये रहा। ये हकामनी शासक के हैं, ध्यान रखना। ये डेरियस के हैं और ये आपके अशोक के हैं। ये देखिएगा पहला डिफरेंस, तो ध्यान रखना। जैसे ये बनाए गए हैं तो मैं डिफरेंस बता दूं कि ये जो है आपके बंद मकान में है, मकान या भवन के अंदर है, के अंदर बनाए गए, और ये खुले स्थान पर, पहली बात ध्यान रखिएगा, ये कहां बनाए गए हैं? खुले स्थान पर बनाए गए हैं। दूसरी बात, ये चौकी पर निर्मित है, चौकी या आधार पर। निर्मित है, ये रही चौकी। जबकि अशोक के जो हैं ये बिना आधार के हैं, बिना आधार के निर्मित है, कोई आधार नहीं है। तीसरा डिफरेंस जो है, ध्यान रखना, ऊपर से नीचे तक एकदम समान है, ऊपर से नीचे एक समान। दूसरा, ये नालीदार है, ये रही नालियां बनी हुई, आप देख सकें इनमें ये नालीदार हैं, ये रहे, डिजाइन बनाई गई है, नालीदार हैं। जबकि अशोक के जो हैं नीचे से ऊपर की ओर
पतले होते जाते हैं, पतले हैं और एकदम सपाट हैं, कोई नाली नहीं है, नीचे चौड़ा और ऊपर पतला, ये इस तरीके से, ऊपर चौड़ा, नीचे चौड़ा, ऊपर पतला, ठीक है ना। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है आपकी, एक और ध्यान रखना, ये पत्थरों के टुकड़ों से बनाई गई है, टुकड़ों से निर्मित, जबकि ये एकाश्म पत्थर से है, एकाश्म पत्थर ये रहा, यानी ऊपर से नीचे तक एक ही पत्थर है, कोई जॉइंट नहीं है इसमें, एकाश्म पत्थर। और वो भी कैसा है, लाल बलुआ पत्थर, लाल या तो बलुआ पत्थर है या फिर आपका जो है आपका चुनार का पत्थर है, चुनार का बलुआ पत्थर, गुलाबी, चुनार का बलुआ गुलाबी पत्थर आप देख सकते हैं, ये यहां से बन किया गया है, ठीक है ना। खास बात क्या है, एक चीज इसमें और ध्यान रखना, इसके 3 पार्ट बनाए गए हैं, 3 भाग हैं। आपका मुख्य भाग ये रहा, दूसरा भाग ये रहा, 1, 2 और ये 3। तीसरा भाग जो है वो मूर्ति का है, दूसरा भाग जो है ये आपके अवांगमुखी कमल का है, मुखी कमल यानी इन्वर्ट लोटस, यानी उल्टा कमल का प्रतीक है, ये बना हुआ है, ठीक है ना। और नीचे ये आपका स्तंभ है, और इसी स्तंभ पर यहां पर लेख लिखे हुए हैं, ये रहे, यहां पर उसने क्या करवाए हैं, ये लिखवाए हैं लेख, जिन पर वो अपना संदेश देता है, जबकि इन पर कहीं पर कोई लेख नहीं है, कहीं कोई लेख नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो इसे हम अलग अलग नाम से कह सकते हैं। इसको जो स्तंभ है इसको कहा जाता है ध्वज, नाम याद रखना चाहें तो रख लीजिए दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, ध्वज कहते हैं। जो दूसरा भाग है जो इन्वर्ट लोटस वाला, इसे हम अंड कहते हैं, और इसे हम कहते हैं ध्वज अंड, और इसको कहते हैं मूर्ति, यानी कि आपका क्या बड़ा अच्छा सा नाम है, क्या, आकृति, आकृति का ये रहा, इसको हम कहते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें आपकी निर्मित हुई हैं। तो दोनों में प्रॉपर डिफरेंस क्लियर हो गया, ये भवन के अंदर बनाए गए हैं और ये भवन के बाहर हैं, खुले स्थान पर है, संदेश देने के लिए है। मूर्ति इस पर भी है, दोनों पर है, इस पर भी मूर्ति यहां बनी हुई है, ठीक है ना। यहां पर उल्टे कमल का निशान है, देखेंगे तो प्रॉपर तरीके से यहां देख लीजिएगा, ये रहा आपका, ये आपका ओरिजिनल स्टोन था, ये रहा, ये उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपका सिंह स्तंभ है, चतुर्मुखी सिंह, ये आपके बनाए गए हैं, अलग अलग स्तंभों पर अलग अलग चीजें बनाई गई हैं। अब ये जो जानवर बनाए गए हैं, जो आकृति है अशोक, जो जानवर मूर्तियां हैं, ये आपके विभिन्न प्रकार के जानवर की हैं। वो आपका वृषभ स्तंभ भी हो सकता है, सिंह स्तंभ भी हो सकता है, चतुर्मुखी सिंह स्तंभ भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपकी हो सकती हैं। इसी प्रकार का एक और मिला है, वो देखेंगे तो आपके संकिसा का ये रहा, संकिसा फर्रुखाबाद का हाथी स्तंभ है, ये हाथी स्तंभ, ये हाथी बना हुआ था, आगे का पोर्शन टूट गया है, ये रहा। इसके अलावा रामपुरवा का वृषभ स्तंभ है, रामपुरवा का वृषभ स्तंभ है। इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें बनाई गई हैं जो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। एवरीबॉडी, लगभग मान के चलिए तो इन्होंने कम से कम 200 से ज्यादा स्तंभ बनवाए थे, और हर स्तंभ की जो हाइट है लगभग 35 से 40 फीट है, 35 से लेकर के लगभग 40 फीट की है इस पीरियड में। ओके, तो इस तरीके से ये सारी चीजें इस पीरियड में हुई हैं। अब आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत, अब इसी में एक चीज और भी है, वो है लोक कला, यानी कि आम जनता की कला। इस पीरियड में आम जनता ने भी मूर्तियां बनाई थी, और ये आम जनता के द्वारा बनाई गई मूर्तियां ये परंपरा को प्रदर्शित करती हैं, परंपरा को प्रदर्शित करती
हैं। ध्यान रखना, परंपरा को, इसका मतलब परंपरा पहले से चली आ रही थी और यह ग्रामीण क्षेत्र में बनाई गई है, बिना किसी शासक के उसके बनाई गई है। ठीक है ना। इसमें जो मूर्तियां बनाई गई हैं मूलतः वो कौन सी मूर्तियां हैं? इसमें बनाई गई हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। ये जो मूर्ति है वो है आपके परखम मथुरा की यक्ष की मूर्ति, यक्षिणी की मूर्ति, यक्ष यक्षिणी की, और ये है आपकी दीदारगंज पटना की मूर्ति। यक्ष यक्षिणी यानी कि एक प्रकार से जो बौने लोग होते हैं, बौने मानव, उनके साथ बनाई गई है। ठीक है ना, बौने मानव होते हैं, इनको समझिएगा। और इसमें खास बात क्या है, ये आपकी खड़ी मूर्तियां हैं। कैसी हैं? खड़ी मूर्तियां, चवर लिए हुए हैं। चवर, चवर बोले तो यानी कि ये जो आपका चवर है, एक तरीके से जो पंखा टाइप का होता है उसको चलाने वाली चवर के साथ में है। ठीक है ना, वो रही चवर लिए हुए। तीसरी सबसे बड़ी चीज है क्या, चौथी जो कह सकते हैं, ये आपके जो है चमकीली पॉलिश के साथ में है। चमकीली पॉलिश है और ये उसके आपके मौर्य काल की कला को, मौर्य काल की तकनीक को प्रदर्शित करती है। सोचिए इस पर जो रोशनी पड़ रही है उसकी शाइनिंग देखिए क्या बेहतरीन है। इस पर बेहतरीन शाइनिंग आज भी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चौथी सबसे बड़ी चीज है, ये लाल रंग की बनाई गई है, लाल पत्थर से निर्मित है। क्लियर? तो ये आपकी बहुत सारी मूर्तियां हैं यक्ष यक्षिणी की। खड़ी मूर्तियां हैं, चबर के साथ हैं, चमकीली पॉलिश है। ठीक है ना, इनमें पगड़ी है, धोती है, उत्तरीय वस्त्र है, यानी कि ये वस्त्रों के साथ हैं। ध्यान रखना, वस्त्रों के साथ हैं। इनमें क्या क्या है? पगड़ी, ऊपर पहने हुए इस तरह की पगड़ी है। ये उत्तरीय वस्त्र यानी कि जो ऊपर से ओढ़ने वाला जो वस्त्र है, ये रहा उत्तरीय वस्त्र। ठीक है ना, आपका पगड़ी है, धोती है। ये वस्त्रों के साथ इनकी मूर्तियों का निर्माण किया गया है। एवरीबॉडी, तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की मूर्तियां इस पीरियड में बनाई गई हैं। बाकी पशु पक्षियों की मूर्तियां जो लोक कला में बनाई गई हैं वो तो हमको बहुत सारी मिली ही मिली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये आपकी मौर्य काल तक की मूर्ति कला का विकास हम लोगों ने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम लोग दोस्तों बात करेंगे मूर्ति कला का स्वर्ण युग, यानी कि मौर्योत्तर काल, गुप्त काल और दक्षिण भारत की मूर्ति कला के बारे में पार्ट 2 में। क्योंकि एक क्लास में सारी चीजें विशेष तौर पर नहीं हो सकती, सारी विशेषताओं के साथ नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में रखा है। क्लियर? तो इसको हम लोग आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। बाकी आप लोग इस कोड का यूज करना मत भूलिएगा, चाहे आप कोई भी कोर्स परचेज करें, बुक्स परचेज करें, कुछ भी करें। ठीक है ना, डिस्काउंट भी मिलेगा, मेरा पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा, और ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, मेल आईडी है जिससे मुझसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस क्लास की पीडीएफ पीपीटी आपको यहां से मिल जाएगी। लेकिन क्लास को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।